हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम एनसीईआरटी क्लास 8 को बारीकी से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें 2 क्लास हुआ है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं किया है तो पीछे जा कर के वो क्लास कर लेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 2 का वैसे ही लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे, है ना। कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी अर्जित करेंगे। तो अगर आप 8 क्लास के हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी में रुचि रखते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। या फिर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं और बेसिक्स चाहिए एनसीईआरटी, तो भी आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे। या फिर इतिहास को जो बोरियत टॉपिक के रूप में बना करके रखा गया है, तो अगर ऐसा आप भी सोच रखते हैं तो हमारे साथ बने रहेंगे। हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टेड है ना। तो वो इंटरेस्टेड पढ़ने में लगेगा आपको, और आपके जो है विचार हिस्ट्री के प्रति जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। व्यापार से साम्राज्य तक है। कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, एक व्यापार करने आई कंपनी शासक बन बैठती। ठीक है, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लेगी एक व्यापार करने आई कंपनी। किस प्रकार से, बारीकी से अध्ययन करते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं मुगल बादशाह यानी कि लेटर मौर्य के बारे में, यानी कि मौर्य का जब पतन हो रहा था उसके बारे में देखते हैं, है ना। तो मौर्य का पतन ऐसे देखा जाए तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है अहमदनगर के किला में। कहाँ? अहमदनगर के किला में। उसके बाद पूरा भारत जो औरंगजेब अपने ताकत के बल पर संपूर्ण भारत को बांध करके रखा था, वो ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता है। संपूर्ण भारत, बंगाल अलग हो जाएगा। मतलब उसका जो प्रमुख औरंगजेब का जो ताकतवर जमींदार था, ताकतवर जो सूबेदार था, ताकतवर जो अधिकारी था, वो स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर देता। और बहुत सारा स्वतंत्र राष्ट्र निकल करके आएगा। इधर मराठा आएगा दक्षिण भारत में, है ना। मराठा के बाद इधर आएगा आपका पूरब क्षेत्र में बंगाल आएगा, है ना। देखिए इस प्रकार से शासक जो है वो बिखर जाएगा संपूर्ण भारत में। चलिए मैप के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बने रहेंगे वीडियो में हमारे साथ, काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए आप यहाँ से पता चलता है आपको क्लियरली, है ना, कि जैसे दिल्ली जो था वो दिल्ली का ये मुख्य क्षेत्र रहेगा। इधर अवध बुरहानुल मुल्क नया स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। बंगाल में मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। हैदराबाद में निजाम उल मुल्क स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। टीपू सुल्तान हैदर अली द्वारा मैसूर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। मराठा भी बोलेगा हम भी दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इधर पंजाब के क्षेत्र में रंजीत सिंह सिख राज्य की स्थापना करेंगे। इधर सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र भी लगभग दिल्ली के क्षेत्र से ये सब निकल जाता है। तो देख रहे हैं भारत किस प्रकार से टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसको औरंगजेब जो है वो बांध करके रखा था वो टुकड़ों में बट गया, है ना। तो चलिए बारीकी से अध्ययन करते हैं और चीज़ों को हम समझना शुरू करते हैं, है ना। तो मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्हें वर्तमान भारत को बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था, जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके थे। संपूर्ण इसमें शामिल था, संपूर्ण मुगल में शामिल था ये संपूर्ण क्षेत्र। औरंगजेब के टाइम में भारत जो था, भारत का भूभाग काफ़ी बढ़ चुका था। इधर तिब्बत का क्षेत्र नहीं है ना, इतना ही क्षेत्र रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र रहेगा। नीचे का क्षेत्र थोड़ा छोड़ दिया तो सिंध बलूचिस्तान इधर हिंदू कुश पर्वत से, है ना। तो इतना क्षेत्र था। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। अभी जैसा कि हम चर्चा किए, भारत जो है वो टुकड़ों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। अभी हम चर्चा की। औरंगजेब भी हालांकि इस बात को कह करके वो गया था
वो अपने पुत्रों से बोला था कि देखो हमारा नीति तो कठोर का रहता है, तुम अपनी नीति को जो है वो उसमें थोड़ा शालीनता लाना, ताकि शासन लंबा समय तक चल सके। लेकिन औरंगजेब जिस प्रकार से वो कठोरता का पालन करवाया था, उस स्थिति में शालीनता अगर कोई ले आता है शासक, तो शासन वैसे भी बिखरना शुरू हो जाता है। तो वही होता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक के क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी, है ना। यानी कि 18वीं सदी तक ब्रिटिश जो है 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है महारानी द्वारा चार्टर्ड के माध्यम से। उसे 20 साल 10 साल के भारत पूर्व के क्षेत्र में व्यापार करने का एक अधिकार मिलता। वो कंपनी 18वीं सदी तक आते आते जो है वो भी अपना ताकत काफ़ी बढ़ा चुका था। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? हम बताए थे। यहाँ के इलाके पर कब्जा में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तो फिर कैसे हुआ कि एक दिन में वह विशाल साम्राज्य के स्वामी स्वामी बन बैठे? वो व्यापार करने आया था जी। ब्रिटिश जो था एक व्यापारी था। उसका मंशा नहीं था कि हम इस क्षेत्र पर शासन स्थापित करें, लेकिन जब देखा भारत की स्थिति कि सब शासक जो है अपने में लड़ रहे हैं, तब उसको लगा कि नहीं, चलो लगे हाथ, हम भी कुछ फ़ायदा कमा लेते हैं इससे, है ना। वो फ़ायदा प्राप्त होता है, हालांकि उसका हमेशा व्यापारिक लाभ उद्देश्य रहेगा शुरू से अंत तक, है ना। देखिए कैप्टन हडसन के द्वारा दिया गया है, ये 1857 के विद्रोह का फोटो है। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह का महत्व बना हुआ था। जब 1857 के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। 1857 के विद्रोह जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना। औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर बादशाह तो नहीं हुआ, लेकिन ऑल ओवर मिला के देखा जाए तो मुगल बादशाह को एक तरीके से भारत का शासन केंद्र के रूप में माना जाता था, है ना। भारत को शासक के रूप में माना जाता था। वो भी 1857 के विद्रोह में जब देखा गया ब्रिटिश द्वारा कि मुगल बादशाह जब तक भारत में रहेगा, तब तक ब्रिटिश का आधिपत्य जो है उसमें कहीं ना कहीं वो रोड़ा बन सकता है आने वाले समय में। सबसे पहले मुगल बादशाह को ही हटा देगा। उसी का फोटो दिया हुआ है। उनके 4 राजकुमार रहते हैं, चारों के मुंडे काट करके उनको थाली में परोस दिया जाता है। आगे हम इस कहानी पर बारीकी से चल सक रहे हैं, ठीक है। यह विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और उन्हें बेटे को जफर को सामने मार दिया। उनका बेटा को बोले ना कि मुंडी काट करके थाली में परोस दिया था, उनको रंगून निर्वासित कर दिया कि भारत में जब तक रहेगा ये साजिश करते रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले ये तो बीच का कहानी थोड़ा सा दे दिया एक फोटो के रूप में कि किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी जो है जो एक व्यापार करने आई थी, वो एक राजा को एक तरीके से पराजित करके राजा को गुलाम बनाने का प्रयास करती है, और उसमें सफल भी होती है। गुलाम क्या, राजा को देश से भी निकाल देता है ना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कैसे आया, देखिए दिया हुआ है। इसका मैप बहुत अच्छा से बारीकी से दिया हुआ है। सबसे पहले आप पढ़े होंगे क्लास 9th एनसीईआरटी में, सॉरी अभी पढ़े नहीं होंगे, पढ़ेंगे, है ना। वैश्विक खोज का जब वक्त चलता है, तो ये जो लाइन है ब्लैक कलर का, इसी रास्ता को फॉलो करके बार्थोलोमो नामक एक व्यक्ति, ठीक है, बार्थोलोमो नामक एक व्यक्ति केप ऑफ गुड होप तक आता है भारत की खोज में, स्थल मार्ग की खोज में। और उसके बाद यहाँ से वो वापस लौट जाता है। उसको लगता है भारत है ही नहीं, इसके आगे अब कहाँ हम जाएँ, तो वापस लौट जाता है बार्थोलोमो डियाज। अच्छा, ये लोग भारत का खोज क्यों कर रहा था? यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है ना। ये लोग भारत का खोज क्यों कर रहा था? तो ये जो तुर्की, ये जो चारोपट्टी क्षेत्र जो है ना, बेजेंटाइन साम्राज्य था, तुर्की से अपना शासन चलाता था, है ना। और तुर्की संपूर्ण भूमध्य सागर के चारों तरफ इस्लाम शासक का कब्जा था, संपूर्ण इस्लाम शासक। अब स्थल मार्ग से व्यापार होता था, तो इस मार्ग से होता था, तुर्की मरमरा जल संधि होते हुए, इधर ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए भारत आता था। इस रास्ते से व्यापार होता था। लेकिन जब इधर यहाँ जो है, यहाँ ऑटोमन साम्राज्य का शासन चल रहा था, तो उसमें व्यापारी को तंग करने लगा। पहले तो उससे टैक्स चुंगी वसूला करता था। दूसरी बात कि चुंगी वसूलने के बाद भी उसकी जान की सिक्योरिटी नहीं, सामान की सिक्योरिटी दिया जाता था। तब व्यापारी जो है वो वैकल्पिक मार्ग ढूंढना शुरू किए।
अब पुनर्जागरण का काल हो चुका था इटली में, तो अब जो है समुद्र यात्रा में तेजी आ गया कि समुद्र कहीं आगे जाकर के खत्म नहीं होता है, बल्कि वो पृथ्वी जो है वो समूचा गोल है, मैगलन बताया था, ठीक है। तो वो सब जो है आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे, है ना। इसी क्रम में एक व्यक्ति निकलता है भारत की खोज में, वो इधर भटक करके चला जाएगा, अमेरिका द्वीप पर चला जाएगा, और बेवकूफ हुआ 10 वर्ष तक बताते रहेगा कि यही भारत है ना, सब विश्वास भी करेगा। फिर जा करके वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचता है, ठीक है। और उसके बाद केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचेगा तो संपूर्ण यूरोप का जो जलीय मार्ग द्वारा व्यापार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले पुर्तगाल आएगा, डच आएगा, ब्रिटिश आएगा, डेनिश आएगा, फ्रांसीसी आएगा, स्वीडिश आएगा। तो इस क्रम में कंपनी भारत शासन करने भारत व्यापार करने के लिए आते रहती, लेकिन सबका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? व्यापार। पुर्तगाल आएगा तो इस संपूर्ण भूभाग पर जलीय क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा, है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी अपना आता है, बोलता है जो समुद्र के क्षेत्र में जो जाएगा उसको हमको टैक्स देना पड़ेगा, जो नहीं देगा उसको हम जहाज लुटवा देंगे और सामान लुटवा देंगे और उसको मार भी देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का घटना हुआ करता था, है ना। तो ये काम चल रहा था। इसी क्रम में जो है देखिए, सबसे पहले अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखो। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुआ। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया ना। 10 वर्ष से देखिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ब्रिटेन की महारानी जो रहती है उसमें एलिजाबेथ रहती है। वो चार्टर देती है, मतलब एक अधिकार पत्र देती है। उस अधिकार पत्र के साथ वो कहती है कि पूर्व के देश में आप जाइए, आपको व्यापार करने का एक अधिकार है। आपके कंपटीशन के लिए इंग्लैंड से और कोई व्यापारिक कंपनी हम पूर्व के क्षेत्र में हम नहीं भेजेंगे, ताकि आपको कोई कंपटीशन न करना पड़े, है ना। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के होड़ में नहीं कर सकती। वही अभी जिस पर हम बात की है ना, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच, मतलब व्यापारिक अधिकार इसको दिया गया कि आप जा करके व्यापार कीजिए पूर्व के देश से, और आपके कंपटीशन में हम कोई भी कंपनी को भारत मतलब पूर्व के देश में व्यापार करने के लिए हम नहीं भेजेंगे। ऐसा वहाँ की महारानी द्वारा बोला गया, ठीक है। कंपनी करती क्या थी? भारत से सामान खरीदती थी सस्ते में, मसाला, अफीम, सोरा, मलमल वस्त्र, सूती वस्त्र, कॉटन, ये सब चीज़ों को भारत से खरीदा करती थी, और यूरोप के बाज़ार में जो ये सब चीज़ों की बहुत मांग हुआ करती थी वहाँ जा कर के बेच दिया करती थी, है ना। व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था उस जमाने में। वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कंपटीशन में कोई दूसरा कंपनी, मान लिया जाए आपके मोहल्ले में एक दुकान लगा है, एक ही दुकान है तो बहुत ज़्यादा चलेगा, और उसके कंपटीशन में 2-3 और दुकान खुल गया तो सबका व्यापारिक प्रतिस्पर्धा न हो जाएगा, वो कंपटीशन हो जाएगा तीनों चारों दुकान में, फ़ायदा वहाँ जो है वो कम हो जाएगा, है ना। वही बात करेगा कि अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तब तो सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत में बेच सकता था, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय कंपनी को पूर्व बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। इंग्लैंड से कोई कंपनी नहीं जा सकता था, लेकिन यूरोप के अदर देश से कंपनी भारत में जा सकता था। तो गया ना, फ्रांसीसी से लड़ेगा, पुर्तगाल से लड़ेगा, डच से लड़ेगा, डेनिश से लड़ेगा, स्वीडिश से लड़ेगा, सबसे लड़ेगा ब्रिटिश, और अंततः ब्रिटिश विजय होगा और वो भारत में उपनिवेशीकरण की इरा पर प्रवेश करेगा, ठीक है। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के तट तक को छूते, केप ऑफ गुड होप होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए पुर्तगाल ये भारत के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति दर्ज कर दी थी। मतलब बात कर रहे हैं कि 1600 ईस्वी में कंपनी बना और 1602 में भारत पहुंचा, तो जब तक ब्रिटिश पहुंचा भारत तब तक ब्रिटिश से पहले ही कोई कंपनी भारत में दस्तक दे चुकी थी, वो थी पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल जो है दक्षिण भारत में दस्तक दे चुकी थी, है ना। वाणिज्य क्या होता है देखिए, शब्द को भी अध्ययन करेंगे। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था, उसी को वाणिज्य बोलते हैं। मतलब सस्ता खरीद करके महंगा बेचना, उसी को वाणिज्य बोलते हैं। तो व्यापारिक लाभ तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है।
वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत पहुंचे। अब ब्रिटिश आया 1600 में, 1602 में आएगा भारत, ठीक है। और 1498 में यानी कि 100 वर्ष पूर्व लगभग आ चुका था पुर्तगाली, ठीक है। उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा ही पॉजिटिव थोड़ा सा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच हिंद महासागर व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी आने लगे, तो और भी विदेशी कंपनी का आगमन हुआ इस दौरान, ठीक है। अभी हम बात किए कि जैसा कि सबसे पहले पुर्तगाली आएगा, उसके बाद डच आएगा, उसके बाद ब्रिटिश आएगा, उसके बाद डेनिश आएगा, स्वीडिश आएगा, है ना। तो ये सब लोग भारत में व्यापारिक उद्देश्य से भारत की तरफ मूव करते हैं ना। भारत सोने की चिड़िया था ना जी, भारत सोने की चिड़िया था, तो हर कोई चाहता था, अमीर देश था, तो हर कोई चाहता था कि यहाँ करके व्यापार करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, ठीक है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। अभी बात की है ना कि सब देखिए, सब कंपनी एक ही चीज को खरीदती थी और एक ही चीज ले जा करके बेचा करती थी। तो इसमें इस स्थिति में होता क्या था, इस स्थिति में यह होता था कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था, कंपटीशन करना पड़ता था। और इस कंपटीशन की स्थिति में जो है, कोई कंपनी आगे हो जाती थी और कोई कंपनी पीछे हो जाती थी। तो जो आगे हो जाती थी उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पीछे रह जाती थी कंपनी, जो बिछड़ जाती थी, उसको किसी न किसी रूप में कंपनी को आगे होने वाली कंपनी को बीट करना पड़ता था, जहां वो ताकत लगा करके बीट करना शुरू करेगा, लड़ाई करना शुरू करेगा सब आपस में, ठीक है। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी का जबरदस्त मांग था। यानी कि मुख्य रूप से मसाला का निर्यात होता था यूरोप में, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, सोरा, अफीम, ये सब का निर्यात हुआ करता था सबसे ज़्यादा, ठीक है। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजार में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब ढेर सारा कंपनी जब भारत में आया, तब भारतीय व्यापारी को भी बार्गेनिंग करने का मौका मिला, और जितना भी वस्तु था जो कम दाम में मिलता था, ज़्यादा व्यापारी होता था, तो बार्गेनिंग करके महंगे में बेचा करते थे। इससे यूरोपीय कंपनी को हुआ यह कि वस्तु जो था थोड़ा महंगा बिकता में खरीदाता था, और उस पर्सपेक्टिव में पहले जितना वो लाभ नहीं कमा सकते थे, थोड़ा लाभ में कमी आया। इस व्यापारिक कंपनी के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। बताए ना कि 4 दुकान मान लिया जाए मोहल्ला में खुल गया, तो एक ऑप्शन है कि कोई दुकान चाहती कि हमारे सबसे ज़्यादा लाभ हो, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि बाकी तीनों दुकान को या तो डरा करके, मार करके, धमका करके बंद करवा दे, या फिर क्वालिटी इतना बेस्ट कर ले कि तीनों से ऑटोमेटिक आगे निकल जाए। लेकिन देखिए, फर्स्ट वाला स्टेप जो है, क्वालिटी वेस्ट करना, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यहाँ व्यापार में क्या क्वालिटी वेस्ट करेगा, है ना। तो इस स्थिति में चुनौतीपूर्ण होता है, और यहाँ जो है लड़ाई का ऑप्शन सबसे बेटर दिखाई देता है ये लोग को। तो प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगा आपसी में। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता था, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज के आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलाबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता। मतलब कंपनी जो है वो आपस में समुंदर में प्रतिस्पर्धा स्थल पर लड़ाई किया करती थी, कहीं भी दोनों सामान लेकर के एक दूसरे को डुबो दिया करती थी जहाज, कभी कभी ताकत के बदौलत धमकाया करती थी, कभी लड़ाई से पराजित किया करती थी। आमतौर पर सब कंपनी का एक एक चौकी होता था, और उस चौकी का किलेबंदी करता था, ठीक है। जिसको फैक्ट्री बोला करते थे, वो एक तरीके से गोडाउन हुआ करता था, वही गोडाउन का किलाबंदी, और वहाँ सैनिक रखा जाता था ताकि उनका सामान सुरक्षित रहे। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापारिक मुनाफे कमाने की इन कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराने लगे। मतलब स्थानीय शासकों से भी प्रतिस्पर्धा होने लगा, इनको कंपटीशन होने लगा। इस प्रकार व्यापार और रणनीति एक दूसरे से अलग रखकर कंपनी ने मुश्किल होता जा रहा था। मतलब इस प्रकार व्यापार और राजनीति को दूसरे से अलग करना कंपनी के लिए थोड़ा समस्या हो रहा था, क्योंकि कंपनी जो व्यापारिक उद्देश्य से आई थी,
अब राजा के साथ कूटनीति संबंध भी स्थापित करना पड़ रहा था, बिना कूटनीति संबंध स्थापित किए उसे फायदा नहीं होने वाला था। जो राजा को जो व्यापारी अच्छा लगता था, राजा उसी को व्यापार करने का अधिकार दे देता था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती कैसे, ठीक है, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले निकल करके आएगा ये सबसे एक वेस्ट प्लेयर्स के रूप में, है ना, और वहीं से संपूर्ण भारत के उपनिवेशीकरण इरा पर मजबूती बनाना शुरू करेगा। भारत की जो उपनिवेश की काली रात की घटा जो छाती है वो बंगाल के प्लासी युद्ध से मुख्यतः स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। हुगली नदी किनारे मतलब गंगा की वो सहायक नदी जो कलकत्ता उसी के किनारे है। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारी इस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, और इस फैक्ट्री वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया। हम बोले थे कि फैक्ट्री कुछ नहीं था, मतलब एक जगह था जहाँ वस्तु को रखा जाता था, ठीक है। इस प्रकार की तो आयातित वस्तु को भी विदेश से लाता था, भारत में बेचने के लिए वो वस्तु भी रखता था, और उसके बाद भारत में जो वस्तु था उसको भी जमा करता था और यहाँ से निर्यात भी वस्तुओं का करता था। ये वेयर हाउस ही था कंपनी एक तरीके से। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो फैक्ट्री के आसपास जो है वो शहर का जमावड़ा बढ़ेगा। 1696 में कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद उसने मुगल अफसर को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली, ठीक है। मतलब देखिए सबसे पहले एक वेयर हाउस बनाया कलकत्ता में, हुगली नदी के किनारे एक वेयर हाउस बनाया। वो वेयर हाउस में सामान रखता था, भारत से खरीद करके ला करके विदेश ले जाने के लिए, और विदेश से जो खरीद के आता था वो भी वहाँ रखता। उसमें कुछ व्यापारी रहा करते थे, उसमें कुछ खजांची रहा करते थे और भी सौदागर रहा करते थे। कंपनी जो है वो अपने किला की जो है अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए व्यापारियों को आसपास बसने के लिए प्रेरित किया करता था, जिससे क्या हुआ, नगर की बसावट, वहाँ के बसावट बढ़ती चली गई, है ना। दूसरी ओर कुछ मुगल अफसर से वो एक और फायदा, वहाँ कुछ क्षेत्र का जो है पैसा दे करके कुछ क्षेत्र का भूभाग अपने नाम पर करवा लेता है ना, एक तरीके से लीज पर ले लेता है। इसमें से गांव का नाम कलिकता था, है ना। 3 गांव की जमींदार ले लेता है, कलिकता, सूतीनाती, है ना, और गोविंदपुर। क्या बोले, गोविंदपुर, सूतीनाती और कलिकता, ये 3 क्षेत्र की जमींदारी लेकर के कलकत्ता की स्थापना करेगा, है ना। जॉब चेरनॉक नामक व्यक्ति रहेगा। कलकत्ता का संस्थापक कौन रहेगा, जॉब चारनॉक, है ना, नोट कर लेंगे, जॉब चारनॉक। यही जो है वो 3 गांव लेकर के कालीकत्ता, है ना, कालीकत्ता, सू सूतानाती, है ना, गोविंदपुर, गोविंदपुर, जो वर्तमान का कलकत्ता का जो कोर पॉइंट, यानी कि शुरुआत में जो कलकत्ता की स्थापना हुआ था, यही तीनों गांव को मिलाकर के स्थापना किया गया था। बाद में यही कलकत्ता बना, इससे कोलकाता कहा जाता था। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए एक फरमान जारी कर दिया। फरमान क्या था, तो एक शाही आदेश था। कैसा शाही आदेश था, तो कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने का एक शाही आदेश था। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूदा अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। रियायतें मतलब छूट होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा छूट हासिल करना चाहती थी ताकि उससे अधिक फ़ायदा हो सके। उदाहरण के लिए देखेंगे, औरंगजेब के फरमान को केवल कंपनी के ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। मतलब सिर्फ कंपनी के अफसर को ही यह अधिकार मिला था कि वो कंपनी के जितना भी वस्तु बेचेंगे वो टैक्स फ्री रहेगा बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अब एक वो नया धंधा शुरू करेगा, कंपनी जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उसमें भी वो छूट प्राप्त करने लगा, है ना। कंपनी का माल तो बेचता ही था, जब वो अपना सामान बेचता था ना उस पर भी छूट प्राप्त करने लगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं, रिलायंस कंपनी का आप सिम बेच रहे हैं, मान लीजिए रिलायंस कंपनी पर भारत सरकार मान लिया जाए 10% छूट दे रही है। मान लिया जाए 100 रुपया कीमत है तो उसका कीमत जो है वो 90 रुपया पर दे रही है ना। या फिर रिलायंस कंपनी अगर हम 100 सिम लेकर के आ रहे हैं
तो उस पर हमको टैक्स नहीं लग रहा। उसी क्रम में हम एक अपना सिम लॉन्च किए हैं और उसको भी रिलायंस के साथ में गुजार दिए ताकि हमको भी टैक्स फ्री व्यापार मिल जाए। तो वहाँ कंपनी के नाम पर, रिलायंस कंपनी के नाम पर हम अपना सिम को चला रहे थे, है ना। तो कंपनी को वहाँ घाटा जा रहा था, रिलायंस कंपनी को। दूसरा, सरकार को भी घाटा जा रहा था, जो टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा जाता वो नहीं जा रहा था। अब उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया है। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली का विरोध न करते, है ना। अब ऑब्वियसली बात है भाई, राजा के जब खजाना खाली होने लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि विरोध राजा करेंगे। यही देखिए हुगली नदी के किनारे जो व्यापारिक कंपनी है, ये देखिए इसका स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि इधर नाव से ला करके सामान को देखिए यहाँ उतारा गया और यही महल में रखा जाता है। इसमें अधिकारी रहा करते थे, सामान रखा हुआ रहता था और यही बाद में आगे चल करके कलकत्ता के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, व्यापार से युद्ध तक किस प्रकार से एक व्यापारिक कंपनी जो है वो लड़ाई करने पर उतारू हो गई और लड़ाई करते करते ये भारत को एक तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेता है ना। किस प्रकार से एक व्यापार करने आई कंपनी भारत में काली बद्री की तरह अमावस्या का चांद लेकर आता है। चलिए, तो हमारे वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और धन्यवाद।